देखो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है वो ड्रिफ्ट करंट के बराबर होता है। ये तो चीज़ तुमको मालूम है, और डायरेक्शन भी इनफेक्ट दोनों का सेम होता है जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो ड्रिफ्ट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड में तो बराबर होते हैं, और एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है वो आता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स है ये, और फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, वो होता है ई इंटू ए। तो यहाँ पर हम ई को बाहर निकाल लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई इंटू, सॉरी ए को बाहर निकालेंगे, ए को बाहर निकालेंगे डी ई बाई डी टी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पर रेट चेंज हो रहा है वो हो जाता है। तो डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू, अगर हम इसमें से अगर हम निकालेंगे ई को, हम बोल सकते हैं हमारे पास बी बाई एल होता है। एल को बाहर निकाल लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई एल कैपेसिटेंस हो जाता है इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का 3 फार्मूला। आगे हम बात करते हैं हमारे पास कि कौन से 4 मैक्सवेल के इक्वेशन होते हैं। तो सबसे पहली चीज की इक्वेशन जो होता है इंटीग्रेशन, एक बार एरिया के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ई डॉट डी एस बोल देते हैं यहाँ पे एरिया को, ई डॉट डी एस। और ये जो होता है एक्चुअली में कितना होता है, इज इक्वल टू सिंपली एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज इंटू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आता है हमारे पास क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ही अगर हमारे पास बी डॉट डी एस को इंटीग्रेट करें तो मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और अगर हम लीनियर इंटीग्रेशन करें ई डॉट डी एल का, तो ये जो होता है हमारे पास ई डॉट डी एल, एल इधर आ जाएगा तो ये ई एम एफ होता है डी फाई बाई डी टी, वही फ्लक्स चेंज। और फ्लक्स के अंदर से हम वही अगर बाहर निकाल लेंगे हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो अगर हम इसमें से निकाल ले ई को बाहर तो हमारे पास बचेगा डी बी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये चीज़ें हमें मालूम ही है। और अगर हम अब यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ इंटीग्रेशन करें तो ये तो हमारे पास होता है एम्पियर सर्कुटल लॉ। और अगर हम देखेंगे तो ये होता है हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज होता है, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज होता है। बट यहाँ पे हमारे पास आई जो होता है उसको हम ड्रिफ्ट और प्लस डिस्प्लेसमेंट अगर कर ले तो इसको एम्पियर मैक्सवेल सर्कुटल लॉ बोलते हैं। ये हो गए 4 मैक्सवेल के लॉ, ठीक है। और आगे की चीज़ों के बारे में बात करें उससे पहले मैं तुमको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, या चलो सारे के सारे फार्मूला को मैं दिखा देता हूँ। या फिर एक बार को देख भी सकते हो कि देखो मैंने तुमको ये बताया कि एक बार जब चार्जिंग हो रही होती है ना कैपेसिटर के अंदर, तो चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे क्यू एक्मुलेट हो रहा है, क्यू एक्मुलेट हो रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास देखेंगे मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट का तभी बताया था जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखा तो आया, यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ बनाया मतलब थ्योरेटिकली। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिला, बट यहाँ पे वो डिफ्लेक्शन शो किया, बट एम्पियर सर्कुलर लॉ के थ्रू नहीं आया। तो अपना मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस किया, बोला कि यहाँ पे बी है तो कंटिन्यूटी ऑफ करंट इन सर्किट के बारे में बताया। एंड ड्यू टू वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे चार्जिंग के टाइम पे क्यू वेरी कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंजिंग है इसको से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था। तो नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी स्टेट के अंदर, ना ही यहाँ पे हमारे पास क्यू वेरी करता है और ना ही ये एग्जिस्ट करता है। ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है अंडर स्टेडी स्टेट। सारे फॉर्मूला जो तुमको बताया, अगर कहीं पे भी चार्ज देखोगे हमारे पास रेस्ट के ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा, बट दोनों कांस्टेंट होंगे, टाइम वेरिंग नहीं होंगे। बट अगर एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेशन कर रहा है वो, तो हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करते बैठेगा, मैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेरिंग होंगे दोनों, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ईएमएफ के अंदर क्यू जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है, क्यू जो होता है वो जीरो होता है। मतलब मैं ये तुमको बोलना चाहता हूँ वो डेविएट नहीं होता इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और तो फिर बंद कैसे रहा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। दोनों सेम फेज में होते हैं, किसी भी टाइम पे इक्वल एनर्जी दोनों के बीच में शेयर होता है। ओके, आता है मैक्सवेल के 4 इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक बार एरियल इंटीग्रेशन कर दो, एक बार लेंथ के साथ इंटीग्रेशन कर दो, वही जो चीज़ें बताई मैंने तुमको, ई डॉट डी एस वही एरिया के साथ। यहाँ पे ये जो है एरिया की क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते इसलिए जीरो हो जाता है। और ई डॉट डी एल जो होता है, ई डॉट डी एल जो होता है डी फाई बी बाई डी टी। एक्चुअली में ये जो हो गया ईएमएफ हो गया डी बाई फ्लक्स चेंज, और ये मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और ये होता है हमारे पास एम्पियर सर्कुलर और बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। और यही पे हमारे पास ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट दोनों ला दिया, तो हमने इसको एम्पियर मैक्सवेल सर्कुलर लॉ इसको हमने बोल दिया, ठीक है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वही प्रोड्यूस करता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। और जितने तेजी से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतने तेजी से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या क्या होता है, सॉरी सोर्स ऑफ ईएम, सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास एक्सेलरेटिंग चार्ज होना चाहिए, एलसी ऑसिलेशन होना चाहिए। अगर कोई टारगेट बड़े हैवी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जाके टकरा के बाहर निकले तो रिटार्ड करते टाइम वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, एक्चुअली एक्सरे बनाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमारे पास देखेंगे कि ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट जब होता है हायर से लोअर एटॉमिक के अंदर ऑर्बिट के अंदर, तो यहाँ पे भी वो ईएमएफ बना रहे होते हैं। और इनफेक्ट जब होता है न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियस भी अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं, तो उनका भी जब डी एक्साइटेशन होता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर, तो वो भी हमारे पास ईएमएफ बनाते हैं। वही सारी चीजें लिखी हुई, एक्सेलरेटिंग चार्ज, एलसी ऑसिलेशन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इन इंटर, रिटार्डेशन जब होता है इलेक्ट्रॉन का वेट इन इंटर व्हेन इट इंटर इनटू ए टारगेट ऑफ हायर एटॉमिक वेट, जब रिटार्ड करता है तो ईएमएफ बनाता है। और डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस से भी हो रही होती है ये चीज। आगे हम बात करते हैं, देखो अब क्या क्या चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आगे मैंने तुमको ये बतानी है कि हमारे पास जो होता है पीक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पीक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इससे हमारे पास मिलता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव। एंड हमारे पास डायरेक्शन जो होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं फिर मैग्नेटिक पढ़ते हैं, तो ऐसे क्रॉस करके आता है। ये जो होता है हमारे पास ये वेलोसिटी ऑफ वेव आता है। इनफैक्ट हम इसको साइक्लिक मैनर में रोटेट कर सकते हैं, तो साइक्लिक मैनर में अगर हम चाहें तो इसको बी वेक्टर क्रॉस v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। हमने इन दोनों को लाइक ले लिया, नहीं सॉरी एक सेकंड, मैंने कोई गलती की क्या? हाँ गलती की। एक्चुअली में साइकिल का मतलब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ये ध्यान देना। आप गलती करके सीख रहे हो तो ध्यान रखो कि v वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर। अब सही है, ठीक है, अब सही है। इसको कर्ल करके भी जानते हो कि वेव के डायरेक्शन में हाथ को रखो, राइट हैंड को, फिंगर्स को रखो और कर्ल करो, थंब जो होगा वो डायरेक्शन दे देगा, अगला जो वेक्टर आ रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन, तो ऐसे ही निकालते हैं। आता भी अपने को, कोई खास बात नहीं है। ये चीज जो मैंने तुमको बताई समझ में भी आती है तुमको। ई नॉट इक्वल टू वी नॉट। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वेलोसिटी मालूम है कि लेमडा एफ होता है, लेमडा बाई टी होता है, लेंथ बाई टाइम। और हमें ये चीज मालूम है कि हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी है तो मीडियम के अंदर म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिट पहले फिर परमिटिविटी। और अगर हम चाहें तो इसी को अपन बोल सकते हैं मीडियम वाला जो होता है उसको हम बोल सकते हैं म्यू नॉट इंटू ई आर रिलेटिव, सॉरी म्यू आर, और ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर हम इसको बाहर निकाले तो सी बाई रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और इसी को अगर सी बाई म्यू भी लिख देते हैं। ये सब वेलोसिटी का ही आगे हमने कंटिन्यू किया, ये सब वेलोसिटी ऑफ वेव ही है। और वेलोसिटी हमने देखा यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। कैसे सर? v इज इक्वल टू लेमडा एफ है, ये तो कांस्टेंट सोर्स पर डिपेंड करता है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई खास बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं हमारे पास कि कैसे तुम याद रखोगे हमारे पास। तो सबसे पहले गामा रे जो होता है उसको याद रख सकते हो हमारे पास, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। एक भी वर्ड नहीं मिस करता है, गाड़ी एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, मैंने बोला ना एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, तो गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, वही विब्ग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अगर इनका फ्रीक्वेंसी में लिखूँ ना तो 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 8, 4 8 4 3 12, एक छोड़ दो 4 चुका 16 एंड एक छोड़ दो 4 5 20। यहाँ पे 10 टू पावर 18 आ जाता है, यहाँ पे 10 टू पावर 15 आ जाता है, ठीक है ना। ये मैंने फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिख दिया, ये मैंने फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। एनर्जी का अंदर लिखना चाहेंगे तो विजिबल का 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम इधर आते हैं अगर, तो एक छोड़ के, यहाँ पे एक छोड़ के हम इसका जो लेते हैं, इसको अपन ले लेते हैं एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से डायरेक्टली घटाते जाओ तो यहाँ पे जो होता है हमारे पास इंफ्रारेड का आ जाएगा, हमारे पास इंफ्रारेड का आ जाएगा 10 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 10 माइक्रो इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 नहीं, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 टू पावर -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो। और यहाँ पे 10 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है बीच में। अगर चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर कि मैं जानता हूँ यहाँ पे विबग्योर आता है, ठीक है ना, और विबग्योर से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इंफ्रारेड आ जाएगा, और इंफ्रारेड के आगे एमआर होता है, हमको मालूम है, मतलब माइक्रोवेव, रेडियो। और अगर हम पीछे जाएंगे तो वायलेट से पीछे अल्ट्रा वायलेट, और इधर हमारे पास आता है एक्सरे, और उससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है गामा रे, ठीक है। हमें इतनी चीज़ मालूम होगा। हमें वेवलेंथ का ऑर्डर लिखना है तो वेवलेंथ का ऑर्डर कैसे लिखोगे? अब इसका जो होता है 300 से 400 नैनोमीटर होता है, तुमको ये चीज़ मालूम है, 400 नैनोमीटर होता है। और नीचे जाने पे हमारे पास लेमडा बढ़ रहा है, इसमें इनफेक्ट आगे जाते हैं तो लेमडा इंक्रीज होता है, नीचे आ रहा है लेमडा इंक्रीज करता है। तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, ये 700 नैनोमीटर है। 700 नैनोमीटर से ये कहाँ तक जाएगा? नैनोमीटर में था, मिलीमीटर में आ गया। सर ये जो था हमारे पास 300 नैनोमीटर में था, ये भी नैनोमीटर में था, तो अब ऊपर घटाएंगे ना तो 300 नैनोमीटर से और छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे मिलीमीटर में गए थे, और हम यहाँ पे आते हैं तो नैनोमीटर में चले जाते हैं। 300 नैनोमीटर में थे 1 नैनोमीटर,
और 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर और इससे भी अगर छोटा हो गया तो ये होता है, और 1 मिलीमीटर से हम मीटर में आ जाएंगे 0.1 मीटर, और 0.1 मीटर से भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये होता है, ये होता है। ठीक है, समझ में आती है। देखो सारे के सारे जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर उनका मीडियम सेम है, अगर मीडियम सेम है तो उनकी सबकी वेलोसिटी सेम होती है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। यानी रेड हो गया, ग्रीन हो गया, सेम मीडियम के अंदर सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, और अगर मीडियम अलग हुआ तो वेलोसिटी चेंज करेगी। ठीक है, समझ में भी आता है अपने को। आगे अब हम बात करते हैं, देखो हमारे पास कैसे कैसे एनर्जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, या एनर्जी डेंसिटी क्या होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है वो आती है हाफ, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड में गई, आधी मैग्नेटिक फील्ड में गई, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर। ई स्क्वायर को लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, ई नॉट स्क्वायर इन पीक वैल्यू इनटू साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर ओमेगा टी, ऑफ कोर्स इसका पूरे टर्म को स्क्वायर करेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, और अगर हम इसी का एवरेज लेना चाहेंगे तो एवरेज के लिए हम हाफ एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, और अगर हम इसका एवरेज लेंगे तो इसका एवरेज हाफ हो जाता है, तो और हाफ मल्टीप्लाई यानी 1/4 हो जाएगा ये, और एप्सिलॉन नॉट पीक वाले वैल्यू का स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम दिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट नीचे आता है, म्यू नॉट नीचे आता है, और मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर तो ऊपर ही रहेगा। और इसको खोल के लिखेंगे, मैं बोलना चाहता हूँ, और आधी इसमें गई थी तो हाफ इधर रहेगा ही, आधी एनर्जी इसमें गई तो हाफ इधर रहेगा ही। मैं इसको बोलना चाहता हूँ सर खोल के लिखो, तो मैं बोलूंगा हाफ इंटू 2 म्यू नॉट रहेगा, बी नॉट पीक का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। और इसी को अगर हम एवरेज वैल्यू लेंगे, मैं बोलूंगा इसको क्या बोलूंगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एवरेज वैल्यू जो हो जाएगी इसकी 1/2 टाइम्स इसका भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है बाहर निकलेगा तो हाफ आएगा, तो हाफ 1/4 हो जाएगा, बी नॉट का पिक का वैल्यू का स्क्वायर इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे पूरे के पूरे वेव की जो एनर्जी होगी वो होती है हमारे पास, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख रहा हूँ, और मैंने अभी एवरेज वैल्यू आगे लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या आएगी, तो 2 टाइम जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, तो 2 टाइम ई मतलब यूई जो हो जाएगा, ये वाली एनर्जी थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बचेगा। और इसको खोल के लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट इंटू एस पीक की स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे यूई को भी लिख सकते हैं ना सर, क्या बोल रहे हो आप कि सॉरी यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को भी लिखना था 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम एवरेज आगे देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स था तो ये भी बचेगा बस बी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट, और इसको भी वैसे ही ओपन करके लिख सकते हो। अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी देखेंगे वेव की कितनी आ रही है तो हो जाएगी हमारे पास, एवरेज वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स एवरेज वाला, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, या इसका भी डायरेक्टली देख सकते हो कि इसके अंदर आया अगर तो ये हाफ हो जाएगा, तो इसके अंदर से हाफ बाहर आ जाएगा, तो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, वही चीज जो है यहाँ से भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर आता है। और यही इक्वल टू, और इक्वल एनर्जी दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जी मेरा क्वेश्चन आया कि ये जो होता है इसके इक्वल होता है, समझ में आता है। और इसी को अगर आगे मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो 1/4 था तो इसको 1/2 कर लेंगे, एवरेज वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे बी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है। और आगे अगर मान लेते हैं हमारे पास पूछे कि एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी लिखेंगे, इसके अंदर स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो ये जो होगा इसकी एवरेज वैल्यू एक साइकिल के अंदर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के अंदर 0 है, बट एनर्जी की वैल्यू एक साइकिल के अंदर 0 नहीं है। साइन स्क्वायर का टर्म आ गया तो हाफ बाहर आ जा रहा था, हाफ बाहर आ रहा था। जो चीजें मैंने बोली उसको हम देख ले या फिर आगे बढ़ते हैं, अभी रुको थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं फिर आगे हम उनको देखेंगे। इंटेंसिटी क्या होता है सर, इंटेंसिटी होता है हमारे पास, आगे आ जाओ देख लेते हैं आराम से। ठीक है, इंटेंसिटी जो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, समझ में भी आता है, मालूम भी अपने को। इंटेंसिटी जो होता है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इसी को अगर लिखना चाहे तो एनर्जी डेंसिटी के टर्म में ले लेते हैं, पी एम एफ इंटू सी, आई इज इक्वल टू यू सी होता है, आई इज इक्वल टू यू सी होता है। ये एनर्जी डेंसिटी है और ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, समझ में आता है। ये हमारे पास हो गया एनर्जी डेंसिटी, ये हो गया हमारे पास इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है। अगर इसी की हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे इसको, तो हम क्या बोलते थे, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट पी का स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का टर्म लिखना है तो बी नॉट स्क्वायर बाई हाफ तो था ही और म्यू नॉट तो था ही, इंटू सी एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज होती है क्या। और अगर हम चाहें तो बी नॉट स्क्वायर है और यहाँ पे सी है, अगर इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो बी नॉट इंटू सी लिख सकते हैं। और बी नॉट इंटू सी अभी मैंने तुमको बताया था एप्सिलॉन नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी आता है, मल्टीप्लाई करके इसको यानी ई बोल सकते हैं, यानी बी नॉट इंटू ई नॉट बाई 2 म्यू नॉट हो जाएगा। सी को तो हमने यूज ही कर लिया, तो ये भी हम बोल सकते हैं
इंटेंसिटी जो आ रही होगी एवरेज, ठीक है ना। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर को इससे सबसे पहली चीज की रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है सर? तो पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को ही अगर हमने वेव का डायरेक्शन दे दिया तो ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर हो जाएगा। नहीं, बेसिकली जो हमने ये चीज निकाली थी बी नॉट इंटू ई नॉट बाई टू यू नॉट, इसी के अंदर वेव की मतलब डायरेक्शन दे रहे नहीं, ई नॉट इंटू बी नॉट, ये जो होता है वेव का हमारे पास क्या होता है डायरेक्शन होता है बाई टू यू नॉट हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर और वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वेव के डायरेक्शन में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, वेव के डायरेक्शन में कितना डायरेक्शन है इसके पास, तो वेव के डायरेक्शन में कितनी एनर्जी ट्रेवल कर रही है। बाकी एनर्जी तो हमको मालूम ही है, होता है हमारे पास एच सी बाई लेमडा, और यहाँ पे लेमडा डाल देते हैं, इसको हम चाहें तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 आता है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 25, चूंकि हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है, तो यहाँ पे माइनस 34 होता है, ठीक है ना, माइनस 34 प्लस नहीं माइनस के अंदर है, तो मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की, बहुत छोटी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की, माइनस के अंदर बहुत छोटी वैल्यू होती है। और यही को अगर लिखना चाहे तो लेमडा मीटर के अंदर लो या फिर 12400 करके लेमडा को तुम एंगस्ट्रॉम में लो ना, कौन रोक रहा है तुमको, कौन रोक रहा है, ये चीज भी कर सकते हो। बाकी अगर मैंने तुम बात किया तो हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू तुमको मालूम है पीसी होता है प्रियंका चोपड़ा, और अगर हम यहाँ से मोमेंटम को निकालना चाहें तो ई बाई सी बोल सकते हैं, एच सी बाई लेमडा इंटू सी, सी कट के एच बाई लेमडा, नहीं मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, यहाँ से टाइप कर रहे हो, चीज हमको मालूम था लेमडा इज इनवर्सिबल टू मोमेंटम। ये कौन सा लॉ है, कौन मेटर वेवर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, यही तो है भाई, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट ऊपर होता है, इक्वल कर लेंगे अब। अरे बोलो ना भाई, बोलो 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 सर। आगे हम लिखना चाहें पावर को, तो पावर को क्या लिखते हैं, एनर्जी बाई टाइम लिखते हैं, और एनर्जी को आपने अभी बताया, अगर हम ये तो हम एक फोटोन की बात कर रहे थे ना, अगर एक रेडिएशन हुआ तो उसके अंदर n टाइम्स फोटोन आएंगे ना, एच सी बाई लेमडा इंटू टी हो जाएगा, n बाई टी पे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ये वाली चीज भी तुमको अच्छी तरीके से मालूम होती है। और एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी को पावर जो होता है वो होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है हमारे पास एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम, तो इसको अपन पावर बोल सकते हैं, और इंटेंसिटी इंटू एरिया को करके हम पावर बोल सकते हैं। ये चीज हमको मालूम है कि आप पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी एरिया, ये ऐसे भी देख सकते थे हमारे पास कि एनर्जी पॉइंट टाइम या एनर्जी पॉइंट एरिया, तो एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट के जाएगा उसके अंदर एरिया, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। ये चीज भी तुमको समझ में आती है क्या इतनी चीज। और हम बात करते हैं हमारे पास कि अगर यहाँ से कंप्लीटली हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ पे जो ये वेव जाएगी वो बाहर निकल जाएगी, मतलब निकल जाए, मोमेंटम के अंदर कितना चेंज हो रहा है, 2p होगा, 2h मोमेंटम को हमने h बाई लेमडा बोला था तो हम 2h बाई लेमडा बोल लेंगे, कोई खास बात नहीं है। और सर आगे आप देखोगे तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि कितना हमारे पास प्रेशर लगा, प्रेशर रेडिएशन प्रेशर होता है 2I/c, और हमारे पास फोर्स हम निकालेंगे, और कैसे तुम याद रखोगे, प्रेशर पावर है मोमेंटम है क्या है, तो फोर्स हमें आगे निकालना है। फोर्स जो होता है हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया, तो 2 इंटू I/A/c हो जाएगा, और इंटेंसिटी इंटू एरिया अभी आपने बताया पावर होता है, तो 2p/c हो जाएगा, ये 2p/c हो जाएगा। समझ में भी आ रहा है। और यहाँ पे ये चीज जो मैंने बोली तुमको, ये जो चीज मैंने बोली फोर्स निकालना है, तो फोर्स ये होता है, अगर हमारे पास जो होता है ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग ना होकर हमारे पास कंप्लीटली ऑब्जर्विंग होता, तो इसके अंदर क्या आता हमारे पास, तब हमारे पास रेडिएटिव, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर जो आता है उसके अंदर 2 टर्म नहीं होता, यहाँ पे ये 2 टर्म जो आया था, यहाँ पे जो 2IC आया था, यहाँ पे बस I/c बचता। समझ में आ रहा है, ये बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर, इसके अंदर फोर्स निकालना चाहते हैं तो वही हमारे पास बोल देते हैं प्रेशर इंटू एरिया, यानी IA/c, IC को हम बोल देंगे IA को पावर, तो पावर बाई सी, कोई खास बात नहीं। अब हम देख लेते हैं एक बार को हमने जो चीजें देखी कि क्या क्या चीजें, मैंने तुमको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ वेव तब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मालूम है Q 0 होता है, डेविएशन नहीं शो करता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, E वेरी करता है, उसके वजह से B नॉट बनता है, एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन सेम फेज में सेम टाइम पे होता है और इक्वल एनर्जी शेयर करते हैं। ये वेलोसिटी की पूरी फॉर्मूला तुमको बता दी थी, लेमडा F होता है, लेमडा बाई टी, फ्रीक्वेंसी को 1/t बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई B नॉट, पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है, दोनों का लेते हैं हमारे पास मीडियम के अंदर इसकी, और इसको ले लेते हैं मीडियम के अंदर हमारे पास परमिएबिलिटी, और यहाँ पे म्यू नॉट। अच्छा कैसे हमने निकाला ये ऐसे आता है ना हमारे पास कि अगर मान लो को ER लिखना है तो हमारे पास ईयर के टर्म में लिखते हैं और मीडियम लेते हैं, तो मीडियम का अगर निकालेंगे EM जो आएगा वो हो जाएगा ER इंटू एप्सिलॉन, मतलब ये तो चीज़ है ही नहीं है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, तो क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है क्या आपको? तो आगे अगर हम देखेंगे हमारे पास वही हमने बताया था, यहाँ पे इसको C बोल सकते हैं, म्यू आर एप्सिलॉन आर, और ओमेगा बाई के बोल लेंगे, ओमेगा बाई के बोल लेंगे। ओमेगा बाई के कहाँ से आता है, इसको ऐसे डायमेंशनली भी देख सकते हो, 2 पाई बाई टी और 2 पाई बाई लेमडा ऊपर टी नीचे, अभी भी डायमेंशनली ये सही है, मैंने तुम्हें बता दिया। गाड़ी XUV
गाड़ी XUV इन माई रेंज रेडियो माइक्रोवेव, और इसका 4 दूना 8 4 3 12 4 चौका 16 4 20 15 18 यहाँ पे होता है। 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक छोड़ के किलो मेगा होता है, मिली होता है, और माइक्रो नैनो होता है 10⁻⁻12 तक बोल सकते हैं कि रेंज है। ये सब एक रेंज है, राइट है, राइट से राइट। और यहाँ पे अगर तुमको जरूरी नहीं था निकाल भी सकते हो, फ्रीक्वेंसी C/λ होता है, हमको मालूम है, ऑब्वियस फॉर्मूला है भाई। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली निकालनी थी, लेमडा मालूम होता तो भी हम निकाल सकते हैं, एनर्जी निकालनी है, बट याद है तो और अच्छी बात है ना, याद है तो और अच्छी बात है। और हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास 400 700 नैनोमीटर आता है, और इसी को अगर हम आगे जाने पे लेमडा बढ़ता है, इधर भी आगे आने पे लेमडा इंक्रीज कर रहा है, लेमडा इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नीचे मतलब जा रहे हैं तो नीचे जाने में बड़ी वैल्यू ऑफकोर्स आ रही है, आती है। तो बड़े वाले वैल्यू 7 से मिलीमीटर में जाता है, 1 नैनोमीटर के अंदर ही था, 1 नैनोमीटर तक रहा ये, और 10⁻³ नैनोमीटर तक चला गया ये, और इससे भी छोटी वैल्यू है 1 मिलीमीटर से मीटर में आता है, और इससे भी बड़ी वैल्यू है। वेलोसिटी ऑफ ऑल ईएमएफ इक्वल होता है ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रहा है ना, तो उसके अंदर सारे ईएमएफ की वेलोसिटी इक्वल होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है हमारे पास, वो मैंने बताया था हाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाफ E0 E², और E² को बोल सकते हैं E0² sin² ओमेगा सॉरी kx माइनस ओमेगा टी। माइनस यहाँ पे दिखा रहा है कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है हमारे पास, और ये जो होता है हमारे पास ई जो होता है, यहाँ पे हमने ई जो निकाला, हालांकि ई ये जो था हमारे पास, ये हमारे पास एक्स में नहीं हो सकता है, परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स में होता है, तो हमारे पास वाई के जेड के अंदर होता, रिस्पेक्टिव हम देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग निकाल के आई जे के से कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर आ रहा है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर हमारे पास वेव जो है मूव कर रहा है, हमारे पास मान लेते हैं किधर मूव कर रहा है, मान लेते हैं हमारे पास मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में मैग्नेट, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में है, तो हमारे पास बताओ किधर होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, कर्ल करें ताकि थंब इधर आए, कर्ल करें नीचे, यानी पॉजिटिव जेड के अंदर होगा। और आई जे के से भी देख सकते थे हम कि ई क्रॉस बी इज इक्वल टू वेव की वेलोसिटी आती है, सॉरी वेव का डायरेक्शन आता है, ये सब वेक्टर के अंदर है। तो अगर हम देखेंगे अगर ये जे कैप है तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होता है, सही बात है ना, जे के से आगे जा रहे हैं तो आई आता है, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। इसी का एवरेज निकालना चाहते हैं तो sin² ओमेगा टी का हाफ बाहर आ जाएगा, तो और यहाँ पे पीक वैल्यू रह जाएगी। ऐसे ही मैग्नेटिक के अंदर हाफ B0 म्यू0 नीचे आता है, तुमको मैंने सिखाया था, और यहाँ पे B0² sin² ओमेगा kx माइनस ओमेगा टी रहेगा। इसी के अंदर इसको करेंगे एवरेज तो इसका बाहर आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और ये जेई मेन का क्वेश्चन है कि दोनों के अंदर इक्वल एनर्जी शेयर होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है, अगर हम ई वेव के अंदर देखें, दोनों को जो 2 टाइम्स कर लोगे इसी चीज़ को हमारे पास, तो 2 टाइम्स करने पे ये चीज़ आ जाती है, 2 टाइम्स इसको कर लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। एवरेज निकालने के लिए एवरेज वाले का 2 टाइम्स कर लोगे तो हमारे पास मैंने तुमको सब चीज़ें बता दी थी। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 0 है, बट एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें sin² का टर्म आ रहा है। मैंने तुमको चीज़ बताई थी। इंटेंसिटी ऑफ ईएमएफ जो होता है हमारे पास, वो एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम होता है, एनर्जी इज इक्वल टू यूसी होता है, सी का एक एक्स्ट्रा टर्म दोनों के अंदर मल्टीप्लाई होता है जो एवरेज वाली वैल्यू थी, और यहाँ से हम इसी चीज़ को रिप्लेस करके बीसी जो हाँ B0 सी था उसको हम E0 बोल सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव, इंटेंसिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो। इंटेंसिटी को वेव का डायरेक्शन दे दिया तो E0 क्रॉस B0 इज इक्वल टू 2 म्यू0 आ गया। फॉर्स यार इसके अंदर डायरेक्शन अगर दे रहे हैं तो ई पीक वैल्यू थी, डायरेक्शन के साथ कर करना है तो लो ना, यही तो डायरेक्शन दे रहा है भाई। E0 क्रॉस B0 इज इक्वल टू 2 म्यू0, ई इज इक्वल टू hc/λ होता है, ई एनर्जी इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा होता है। और यहाँ से हम निकाल दिया कि हमारे पास h/λ कैसे आता है, एनर्जी hc/λ रखोगे, सी से कट के h/λ आ जाएगा। और ये चीज़ तो हमको मालूम है मीटर वाली कॉन्सेप्ट के अंदर कि हमारे पास ये दोनों के दोनों इनवर्सल प्रोपोर्शनल एक दूसरे को होते हैं। लेमडा इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू पी मोमेंटम होता है। ये चीज़ तुमको नहीं मालूम है क्या कि हमारे पास जो होता है लेमडा इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है। और यहाँ पे हम इसके 1000 लाख फॉर्मूला नहीं देखे हैं कि कितने सिंपल होते हैं, कि यहाँ पे हम इसको मास बाई वेलोसिटी बोल लेंगे, इसी को हम चाहे तो हम √2m के ही बोल लेंगे, इसी को हम चाहे तो हमारे पास √2m³ भी बोल लेंगे, भी वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारे पास 12.25 √अंडर के अंदर होता है हमारे पास। रूट अंडर के अंदर ये नहीं होता है भाई, रूट अंडर यहाँ पे हमारे पास आया है भी केवल बचेगा, बाकी सारे वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके सारे फॉर्मूलाज तुमने देख रखे हैं, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। तो आगे मैं तुमको बता दिया ये चीज़ क्या होती है। आगे मैंने तुमको ये बताया कि पावर जो होता है एनर्जी पॉइंट टाइम होता है, और पावर को इंटेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, इंटेंसिटी इंटू एरिया लिख लेते हैं। ई वेव के अंदर अगर देखेंगे तो हमारे पास जाके टकरा के बाहर निकलते हैं, यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर 2IBC आता है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसा होता है चेंज इन मोमेंटम 2 टाइम्स होगा। अगर मान लेते हैं आ ऐसे रहा था, जा ऐसे रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 2 डेल्टा पी कितना हुआ, 2p हुआ ना, 2 टाइम चेंज हुआ, 2 टाइम चेंज हुआ यार, ऑब्वियस सी बात है। और
फोर्स जो होता है प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा 2I ए एरिया इंटेंसिटी एरिया पावर हो जाएगा। और कंप्लीटली अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस हुआ तो I/C, और मैंने तुमको बता दिया आगे अगर पावर भी निकालोगे तो 2 यहाँ पर टर्म नहीं रहेगा, बस पावर/C आता है। कोई खास बात नहीं है।